नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जो जो दिल में छुपती है, दूसरी शादी। और इस कहानी को समझने के लिए हमने एक सवाल से शुरुआत करने की सोची है। एक आदमी जो विधवा पुनर्विवाह जैसे इतने प्रगतिशील मुद्दे के लिए समाज से लड़ने को तैयार था, वो सिर्फ 6 महीने में अपने सारे आदर्शों को कैसे भूल गया? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल ही इस कहानी का सार है और इसे खास बनाती है इसकी शैली। ये मैं की आवाज़ में है। मतलब कथावाचक हमें सीधे अपने मन के अंदर ले जाता है। हम उसके दुख, उसके आदर्श, उसके बहाने और आखिर में उसके गहरे पछतावे का गवाह बनते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का इकबालिया बयान है। बिल्कुल, एक बहुत ही दर्दनाक इकबालिया बयान। जब मैंने ये कहानी दोबारा पढ़ी, तो एक बात ने मुझे चौंका दिया। इसकी शुरुआत किसी घटना से नहीं, बल्कि एक एहसास से होती है। एक पिता अपने 4 साल के बेटे रामस्वरूप को देखता है और उसे उसे उसकी आंखों में भोलापन नहीं, बल्कि एक शिकायत, एक उदासी नजर आती है। प्रेमचंद पहली लाइन से हमें असहज कर देते हैं। हाँ, वो सुर्ख और रंजीदा आंखें, वो कहानी का पूरा बोझ अपने ऊपर उठाए हुए हैं। वो आंखें एक सवाल हैं, एक इल्जाम है, और कथावाचक वो उन आंखों से बच नहीं पाता है। ये कहानी दरअसल एक फ्लैशबैक है। ये समझने की कोशिश है कि वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। तो चलिए 2 साल पीछे चलते हैं, जहां ये सब शुरू हुआ। कथावाचक की पत्नी मृत्युशैया पर है। बहुत कमजोर आवाज में वो अपने पति से पूछती है, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। मुझे ये हमेशा बहुत अजीब लगता है। क्या कोई पत्नी सच में ऐसा चाहेगी? ये एक बहुत पेचीदा सवाल है ना। एक तरफ से देखें तो ये उसका अपने पति के भविष्य के लिए एक निस्वार्थ प्रेम है, लेकिन अगले ही पल वो कहती हैं, मेरे राम का क्या बनेगा, उसका ख्याल रखना। तो तो क्या ये एक तरह की परीक्षा थी? क्या वो ये देखना चाहती थी कि उसके पति के लिए वो ज्यादा जरूरी हैं या उनका बेटा? प्रेमचंद इसे खुला छोड़ देते हैं। और इस भावनात्मक उथल-पुथल के बीच पति एक बहुत बड़ा वादा कर बैठता है। वो कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी न करूँगा। पत्नी की मौत के बाद उसकी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। ये एक ऐसा वादा है जो दुख और प्यार की स्याही से लिखा गया है। हाँ, लेकिन क्या वो सच में सिर्फ प्यार था, या उस पल के गहरे दुख और अपराध बोध से बचने का एक तरीका? अक्सर हम दुख में ऐसे वादे करते हैं जो असलियत से कोसों दूर होते हैं। ये वादा शायद उसने अपनी पत्नी से ज्यादा खुद से किया था, अपने दुख को एक मकसद देने के लिए, एक ऊंचा आदर्श बनाने के लिए। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। ये वादा प्यार से ज्यादा अपराध बोध से निकला था। क्योंकि अगर ऐसा है तो उसका टूटना तो तय ही था। और असलियत बहुत जल्द दस्तक देती है। पत्नी की मौत के बाद कुछ महीने तो वो बहुत उदास रहता है, दुनिया छोड़ने की बातें करता है, लेकिन फिर घर से दबाव आना शुरू हो जाता है। और वो दबाव भी कैसा? खतों में लड़कियों की खूबियों का बखान होता है। कोई खूबसूरत है, कोई अक्लमंद, कोई अच्छे खानदान की है। और दोस्त तो और भी 2 कदम आगे हैं। एक दोस्त उसे सलाह देता है, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ली। ये उस दौर की मानसिकता को दिखाता है, जहां औरत को इंसान से ज्यादा एक जरूरत समझा जाता था। ये लाइन सुन के खून खौल जाता है। और हमारा कथावाचक भी इस पर भड़क उठता है। वो इसे औरतों का भयंकर अपमान कहकर दोस्त का मुंह बंद कर देता है। यहाँ तक तो वो एक हीरो की तरह लगता है। वो अपनी निजी ट्रेजेडी को एक सामाजिक लड़ाई में बदल देता है। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा स्टैंड लेता है। वो कहता है कि जिस समाज में एक हिंदू विधवा को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं, उस समाज में मुझे एक कुमारी लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है। वो कसम खाता है कि जब तक समाज से ये कलंक नहीं मिट जाता, वो शादी नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी, बहुत आदर्शवादी बात है। एक तरफ तो वो दोस्तों को ऐसी दकियानुसी बातों पर चुप करा रहा है, लेकिन सिर्फ निजी स्तर पर विरोध करना काफी नहीं था, है ना? उसने तो इसे एक सामाजिक जंग बना दिया। वो इस पर लेक्चर देने और लेख लिखने के बारे में भी सोचता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने दुख को एक ढाल बना लिया है। यही मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू है। जब हम किसी चीज से बचना चाहते हैं तो हम अक्सर एक बहुत ऊंचा नैतिक धरातल चुन लेते हैं। शायद वो शादी के विचार से ही इतना डर गया था कि उसने एक ऐसी शर्त रख दी जो जो पूरी ना हो सके। वो विधवा पुनर्विवाह का समर्थक शायद बाद में बना, पहले वो अपनी तन्हाई का समर्थक था। मतलब वो अपने वादी को एक सामाजिक क्रांति का चोला पहना रहा था। इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनकर तो लगता है कि ये आदमी कभी नहीं झुकेगा। लेकिन प्रेमचंद की कहानियों में असलियत हमेशा दस्तक देती है। और यहाँ तो दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। इन सब आदर्शों और भाषणों के बाद
कहानी में एक लाइन आती है जो किसी तमाचे की तरह लगती है। कथावाचक खुद कहता है, 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। बूम! बस वहीं पर सारे आदर्श, सारी कस्में, सारी लड़ाई धरी की धरी रह जाती है। 6 महीने, ये समय इतना कम है कि हंसी आती है। प्रेमचंद यहाँ इंसानी कमजोरी पर कोई पर्दा नहीं डालते। वो दिखाते हैं कि हमारे सबसे मजबूत आदर्श भी अकेलेपन के डर के सामने कितने खोखले हो सकते हैं। और उसने इस फैसले को सही ठहराने के लिए जो बहाना बनाया, वो और भी ज्यादा कमजोर है। कहता है, नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरतें ने इस काम के लिए ठीक है। मतलब जिस औरत को वो अभी तक समाज में बराबरी का हक दिलाने की बात कर रहा था, अब उसे बेटे की देखभाल के लिए एक जरूरी सामान की तरह देख रहा है। ये क्लासिक सेल्फ डिसेप्शन है, खुद को धोखा देना। उसने अपने आदर्शों का सौदा किया और उसे बेटे की भलाई का नाम दे दिया। उसने सोचा कि एक पत्नी ले आऊंगा जो बेटे के लिए मां बन जाएगी और इस तरह मेरा वादा भी एक तरह से पूरा हो जाएगा कि मैं राम का ख्याल रखूंगा। उसने अपने पाखंड पर एक बहुत ही सुविधाजनक पर्दा डाल दिया। लेकिन ये पर्दा ज्यादा देर टिकता नहीं है। शादी के बाद जब उसके पढ़े लिखे रिश्तेदार उसे ताना मारते हैं, क्यों साहब, तुम तो बेवा से ही शादी करने का लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वो तमाम बातें किधर गईं? तो कथावाचक कहता है कि उस पर घड़ों पानी फिर गया और उसकी आंखें खुल गईं। ये कहानी का वो बिंदु है जहां जहां आत्म धोखा टूटता है। जब तक ये बात सिर्फ उसके और उसके मन के बीच थी, वो खुद को समझा सकता था। लेकिन जैसे ही समाज ने उसे आईना दिखाया, उसे अपनी कथनी और करनी का फर्क, अपना पाखंड साफ साफ नजर आ गया। अब उसे सिर्फ वादा तोड़ने का दुख नहीं है, बल्कि अपने आदर्शों से गिरने की शर्मिंदगी भी है। बिल्कुल नहीं, बल्कि नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक निकला। वो कहता है कि शादी से पहले उसे बताया गया था कि लड़की बहुत नेक है, लेकिन सब झूठ। और फिर वो एक बहुत ही कड़वे और निराशाजनक नतीजे पर पहुंचता है कि औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक बात है। वो एक व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया का नियम बना रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये उसे दोष से बचाता है। अगर वो मान ले कि कोई भी सौतेली माँ अच्छी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि गलती उसकी नई पत्नी की नहीं या हालात की नहीं, बल्कि ये तो प्रकृति का नियम है। ये अपनी गलती और अपने गलत फैसले की जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका है। वो खुद को ये कहकर तसल्ली दे रहा है कि मैंने तो अच्छा ही सोचा था, पर औरत की फितरत ही ऐसी है। वो अपनी नाकामी का ठीकरा पूरी स्त्री जाति पर फोड़ रहा। वाह, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। हाँ, और इस सब का अंतिम सबसे दुखद परिणाम ये होता है कि जिस बेटे के देखभाल का बहाना बनाकर उसने शादी की थी, उसी बेटे रामस्वरूप को उसे वापस गांव अपने पिता के पास भेजना पड़ता है। ये विडंबना तो दिल तोड़ने वाली है। और यही कहानी उस पहली लाइन पर वापस लौट आती है। वो अपने बेटे की सुर्ख और रंजीदा आंखें देखता है और उसे महसूस होता है कि ये सब उस वादे को तोड़ने की सजा है। जिस बेटे को पास रखने के लिए उसने अपना ईमान बेचा, वही बेटा अब उससे दूर हो गया। वो अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। उसकी उदास आंखें उसे रोज याद दिलाती हैं कि उसने क्या खोया है, ना सिर्फ अपनी पहली पत्नी से किया वादा, बल्कि अपना आत्मसम्मान भी। तो हमने देखा कि कैसे एक इंसान के ऊंचे आदर्श, सामाजिक दबाव, खुद को सही ठहराने की कोशिश और फिर उस समझौते के भयानक नतीजे सामने आते हैं। प्रेमचंद ने बड़ी बेरहमी से दिखाया है कि हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसके बीच कितनी बड़ी खाई हो सकती है। और जब हम उस खाई पर तर्क के कमजोर पुल बनाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। निश्चित रूप से। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कथावाचक की असल हार किससे हुई? क्या वो समाज के दबाव से हारा या अपनी नई पत्नी की वजह से? मुझे लगता है नहीं। कहानी ये नहीं बताती कि आदर्श झूठे होते हैं, बल्कि ये बताती है कि अकेलेपन का डर हमारे सबसे मजबूत आदर्शों को भी खोखला कर सकता है। कथावाचक की असल हार समाज से नहीं, अपनी ही तन्हाई से हुई। और शायद यही वो मानवीय कमजोरी है जिसे प्रेमचंद हमें बिना किसी लाग लपेट के दिखाना चाहते थे।